हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनल पावर्स को। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रीजनल पावर्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और विजयनगर एम्पायर को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहमनी किंगडम्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। In 1347 Common Era, Hasan Gangu, an officer of Muhammad bin Tughlaq, assumed the title of Alauddin Hasan Bahman Shah and established a Bahmani kingdom. 1347 कॉमन एरा में हसन गंगू जो मोहम्मद बिन तुगलक के एक ऑफिसर थे, उन्होंने अपने टाइटल को चेंज कर लिया, मतलब नाम को चेंज कर लिया और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रख लिए और उन्होंने ही बहमनी किंगडम की स्थापना की। उन्होंने ही बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 तरफ्स प्रोविंसेस: गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार एंड बैदर। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो थे, वे बहमनी किंगडम की स्थापना किए और उन्होंने अपने किंगडम को 4 प्रोविंसेस मतलब 4 भागों में बांटा और उन्होंने क्या नाम रखा? गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बैदर। उन्होंने अपने चारों प्रोविंसेस के नाम रखे। बहमनी डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर्स। बहमनी डायनेस्टी 175 ईयर्स तक चला, जिनमें इस ड्यूरेशन में 18 रूलर्स ने शासन किया। फिरोज शाह बहमनी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 1397 कॉमन एरा टू 1422 कॉमन एरा। बहमनी डायनेस्टी 175 ईयर्स तक चला और 18 रूलर्स ने वहाँ पे शासन किया और फिरोज शाह बहमनी जो थे वो वहाँ के फेमस रूलर हुए, जिन्होंने 1397 कॉमन एरा टू 1422 कॉमन एरा तक शासन किया। ही वॉज अ वेरी लर्न्ड मैन। ही वॉज अ गुड कैलीग्राफिस्ट एंड composed verses in Arabic, Persian, Marathi, Telugu and Kannada. फिरोज शाह बहुत फेमस तो थे ही, वे एक महान लर्नर थे, मतलब विद्वान थे। उन्हें कैलीग्राफिस्ट मतलब वो लेख विज्ञान बहुत अच्छे से आता था। वो पर्शियन, मराठी, अरबिक, तेलुगु, कन्नड़ इन सब लैंग्वेजेस में उन्होंने वर्सेस कंपोज किए, कविताएं लिखे थे उन्होंने। फिरोज शाह वांटेड टू मेक डेक्कन अ कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, और इतना ही नहीं, वो डेक्कन को कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे। इंडिया के कल्चरल सेंटर वहाँ पे बनाना चाहते थे। मेनी लर्न्ड मैन एंड स्कॉलर केम देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, और बहुत सारे विद्वान वहाँ पे भारत के कोने कोने से तो गए ही, विदेशों से भी वहाँ पे बहुत लोग गए। ही बिल्ड एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद। उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाया दौलताबाद में। फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। फिरोज शाह ने हिंदुओं को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी। ये हम लोग दौलताबाद फोर्ट को देख सकते हैं इस इमेज में। He had to leave the throne to his brother Ahmad Shah, who transferred his capital from गुलबर्ग to बैदर। उन्हें अपने भाई के लिए अपनी राजगद्दी को छोड़ना था, क्योंकि उनके जो भाई थे गुलबर्ग से बैदर अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किए। During 1463 to 81 Common Era, Muhammad Gawan was the Prime Minister
but in reality he controlled the entire administration. अब 1463 to 81 कॉमन एरा की बात करें तो मोहम्मद गवान जो थे वहाँ के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन रियलिटी में वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किए हुए थे. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू 8 प्रोविंसेस अंडर तरफदार्स. और उनके शासनकाल में, मोहम्मद गवान के शासनकाल में, उनके जो प्रोविंसेस थे, उनके जो साम्राज्य था वो 8 भागों में बटा हुआ था और वहाँ पे 8 तरफदार्स भी थे उन प्रोविंसेस की देखभाल करने के लिए. द सैलरीज एंड पर्क्स वर फिक्स्ड फॉर ईच नोबल. और सैलरी और जो भी लाभ मिलता था उन्हें अपने साम्राज्य से वो फिक्स था हर एक के लिए. सैलरीज वर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर. सैलरी या तो कैश के रूप में मिलता था या जागीर के फॉर्म में दिया जाता था. गवान बिल्ड अ ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बैदर. गवान ही थे जिन्होंने एक ग्रेट मदरसा और कॉलेज बनाया बैदर में. द बिल्डिंग वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ टाइल्स. और उस मदरसे को ब्यूटिफुली सजाया गया टाइल्स से. It could accommodate 1000 student and teacher. जहाँ पे एक साथ 1000 student and teacher रह सकते थे. The Bahmani kingdom was an actual bridge between North and South India. Bahmani kingdom को हम लोग एक ब्रिज के रूप में देख सकते हैं बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को. नेक्स्ट टॉपिक है अहोम्स. द अहोम्स ओरिजिनली बिलोंग्ड टू मंगोलियन ट्राइब्स ऑफ बर्मा. अहोम्स ओरिजिनली किससे बिलोंग करते थे? तो मंगोलियन ट्राइब से बिलोंग करते थे. मंगोलियन ट्राइब्स कहाँ के थे? तो बर्मा के थे. They consolidate their kingdoms in eastern Brahmaputra Valley, that is, areas of North Bengal and Assam. उन्होंने अपने किंगडम को कहाँ कंसोलिडेट किया? तो नॉर्थ बंगाल और असम में उन्होंने अपने किंगडम को, अहोम्स किंगडम को कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाया, वहाँ पे स्थापित किया. द नेम असम इज डिराइव्ड फ्रॉम अहोम्स. और असम जो नाम था वो अहोम्स के द्वारा ही लाया गया है. कामापुरा was the another kingdom there. Both of them were Hindu kingdoms. यहाँ पे कामापुरा जो था वो दूसरा किंगडम था और दोनों किंगडम्स जो थे वो हिंदू किंगडम्स थे. नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दिस किंगडम्स बट कुड नॉट सक्सीडेड. इन दोनों किंगडम्स को नुसरत शाह जो थे बंगाल के वो कैप्चर करना चाहते थे पर उन्हें सक्सेस नहीं मिली. ड्यूरिंग दिस पीरियड अहोम्स वाज रूल्ड बाय संगमिंग. और इस पीरियड में अहोम्स के जो राजा थे वो संगमिंग थे. He made Ahoms a very strong kingdom and it was given the name Assam. और वे सुंगमिंग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम इस्टेब्लिश किए और उन्होंने ये असम नाम दिया. द डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 600 years. और 600 years तक इन लोगों की डायनेस्टी चला यहाँ पे. नेक्स्ट किंगडम जो है वो है मेवाड़. द राजपूत्स एस्टैब्लिश देयर पावर इन मेवाड़ इन 18th century. राजपूतों ने अपने पावर को इस्टेब्लिश किया कहाँ? तो मेवाड़ में. कब किया? तो 18th century में किया. इन 1303 कॉमन एरा चित्तौड़, द कैपिटल ऑफ मेवाड़, came under the control of Alauddin Khilji.
1303 कॉमन एरा में चित्तौड़, जो कि मेवाड़ का कैपिटल था, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। कब? तो 1303 कॉमन एरा में। आफ्टर हिज डेथ it again went back into the hands of Rajputs because of the heroic efforts of Rana Hamir। पर अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद चित्तौड़ का जो कंट्रोल था वो वापस से चला जाता है राजपूत्स के हाथों में, क्योंकि बिकॉज ऑफ राणा हामिर की वजह से। द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ मेवाड़ were Rana Kumbha, Rana Sangram Singh and महाराणा प्रताप। अब मेवाड़ के हम लोग फेमस रूलर्स की बात करें तो 3 नाम आते हैं यहाँ पे, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। राणा कुंभा वॉज अ वेरी ब्रेव जनरल एंड एन आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। राणा कुंभा जो थे वो एक जनरल थे और आउटस्टैंडिंग रूलर थे, मतलब बहुत अच्छे रूलर साबित हुए अपने टाइम में। ही हैड बिल्ड 32 फोर्ट फॉर द डिफेंस ऑफ मेवाड़, और उन्होंने अपने शासनकाल में 32 किलों का निर्माण कराया ताकि मेवाड़ को युद्धों से बचाया जा सके। राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। राणा कुंभा अपनी विक्ट्री मालवा पे अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए एक मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ बनाए। मैग्निफिसेंट मतलब एक विशाल भव्य शानदार स्तंभ बनाया। यहाँ पे हम लोग कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ देख सकते हैं इस इमेज में। इन्हें राणा कुंभा ने बनाया। He was a very learned ruler. He was a linguist, author, architect, and the वीणा player of repute. राणा संगा एक बहुत बड़े विद्वान थे, साथ ही साथ उन्हें भाषाविद भी कहा जाता था। वे ऑथर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे एंड अ वीणा प्लेयर ऑल्सो, वे वीणा प्लेयर भी थे। राणा संग्राम सिंह पॉपुलरली नोन एज राणा सांगा, ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा, रूल्ड मेवाड़ ड्यूरिंग 15th century। राणा संग्राम सिंह, उनका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राणा सांगा के नाम से जानते थे, जो कि ग्रैंडसन थे राणा कुंभा के। और उन्होंने 15th century में शासन किया मेवाड़ पे। He wanted to build a vast Rajput empire, but it remained only a dream। वे एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे, बट ये उनका एक सपना ही रहा। He was a great general who had won many battles। वे एक ग्रेट जनरल रहे जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते, बट he lost the battle of खानवा अगेंस्ट द बाबर इन 1527। उन्होंने बहुत सारे बैटल जीते, बट 1527 में खानवा का युद्ध बाबर से वो हार जाते हैं। Many Rajput rulers were wowed by the Mughals। मेवाड़ alone held out। अब बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो थे वो आकर्षित हो गए मुगलों से और मेवाड़ अकेला रह जाता है। In 1567 Emperor Akbar decided to teach it a lesson। He attacked चित्तौड़गढ़ and razed it to the ground। अकबर ने 1567 में ये डिसाइड किया कि क्यों ना मेवाड़ को मतलब तबाह किया जाए, तो उसने मेवाड़ पे चित्तौड़गढ़ पे अटैक कर दिया और उसे बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। 5 years later महाराणा प्रताप reigned 1572 to 97
came to rule मेवाड़। और 5 साल के बाद महाराणा प्रताप फिर से आते हैं मेवाड़ पे रूल करने के लिए। अ किंग विदाउट अ कैपिटल, बट वहाँ पे कैपिटल नहीं था उनका। He confronted the imperial armies at हल्दीघाटी in 1576। और उन्होंने अकेले ही कन्फ्रंट किया इम्पीरियल शाही आर्मी से, सेनाओं से लड़ा हल्दीघाटी में 1576 को। महाराणा प्रताप and his followers withdraw to the hill of Mewar, from where they continued to harass the Mughals through guerrilla warfare for the next 20 years। और उन्होंने हिल साइड पहाड़ों में ही अपने रहने के लिए एक जगह चुनी, और उनके जो सपोर्टिव मेंबर्स थे, सपोर्टिव लोग जो थे, वो भी वहाँ पे रहते थे उनके साथ। और उन्होंने गोरिल्ला युद्ध किया 20 सालों तक। इस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है मेवाड़। द राठौर्स ऑफ राजपूताना फाउंडेड द स्टेट ऑफ मेवाड़ ड्यूरिंग द 13th century। राठौर ऑफ राजपूताना ने फाउंड किया मारवाड़ ड्यूरिंग द 13th century। 13th century में जो थे राठौर, राजपूताना के जो राठौर थे, उन लोगों ने मारवाड़ किंगडम की स्थापना की। राव जोधा वॉज एन इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ मेवाड़। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर विच बिकम अ कैपिटल ऑफ मारवाड़। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मारवाड़। द राठौर ऑफ राजपूताना फाउंडेड द स्टेट ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग द 13th century। मारवाड़ किंगडम की स्थापना किन्होंने की? राठौर ने की, जो राजपूताना से बिलोंग करते थे। ठीक है, और कब की? तो 13th century में की। राव जोधा वॉज एन इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ मारवाड़। राव जोधा, यहाँ पे इमेज में हम लोग राव जोधा जी को देख सकते हैं। वे एक इम्पॉर्टेंट किंग थे मारवाड़ किंगडम के। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर विच बिकम द कैपिटल ऑफ मारवाड़। और राव जोधा ने ही क्या एक सिटी जोधपुर नाम से उन्होंने फाउंड किया, बनाया, और जो बाद में मारवाड़ का एक कैपिटल बना। He built the famous fort of Mehrangarh। He built the famous fort of Mehrangarh at जोधपुर। उन्होंने मेहरानगढ़ नाम के एक फोर्ट का निर्माण किया। कहाँ पे? तो जोधपुर में। His son राव बिका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। और उनके जो बेटे थे राव बिका, उन्होंने बीकानेर सिटी को फाउंड किया। मेवाड़ and Marwar were constantly at conflicts with each other, which made them weak। और मेवाड़ और मारवाड़ जो किंगडम से, वो आपस में बार बार लड़ते रहते थे, कन्फ्लिक्ट करते रहते थे, इसीलिए वो दोनों ही वीक होकर खत्म हो गए। नेक्स्ट जो किंगडम है वो कश्मीर है। कश्मीर वॉज रूल्ड बाय द सुल्तान्स मुगल्स। कश्मीर किनके द्वारा रूल्ड किया गया? तो मुगल सुल्तानों के द्वारा रूल किया गया। अफगान, सिख्स एंड द डोगर्स एट डिफरेंट पीरियड्स। और डिफरेंट पीरियड में ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे सुल्तान और मुगलों का ही शासन रहा, वहाँ पे अफगानों का भी शासनकाल रहा, सिख, डोगरस, इन लोगों का भी शासनकाल रहा डिफरेंट पीरियड्स में। ड्यूरिंग द 5th of
12th century. During the 5th to 12th century, Hindu mythology, Shaivite culture and Trika philosophy were at the peak. यहाँ पे 15 to 12th सेंचुरी तक हिंदू मिथोलॉजी की मतलब हिंदू जो कल्चर था वो शाइवेट एंड ट्रिका फिलॉसफी वो पॉपुलर थे, एट पिक पे थे। ठीक है। किंग ललितादित्य 699 to 736 कॉमन एरा built मार्थंड टेम्पल डेडिकेटेड टू सन गॉड। यहाँ के जो किंग थे ललितादित्य, उन्होंने एक सन टेम्पल का निर्माण करवाया जिनका नाम मार्तंड टेम्पल रखा गया। एंड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का भी निर्माण करवाया। इन 13th century, रंचैन शाह became the first Muslim ruler of Kashmir and built the first mosque there. और 1325 to 27 रंचैन शाह वहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुए कश्मीर में, और उन्होंने फर्स्ट मॉस्क्यू बनाया यहाँ पर। द अराइवल ऑफ सूफीज एंड सईद्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया लेड टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। और यहाँ पे सूफ़ी शहीद के आगमन से, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, उनकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला। मीर शहीद अली हमदनी came with 700 shaheeds to Kashmir and brought many arts and crafts like carpet and shawl weaving, paper mache, stone cutting, etc. मिस्टर शहीद अली हमदनी वो आए और अपने साथ 700 शहीद को भी साथ लाए कश्मीर में, और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स को अपने साथ लेकर आए। ठीक है। मीर शहीद अली हमदनी अपने साथ 700 शहीद को कश्मीर लेकर आए, और उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर को भी साथ में लेके आया और यहाँ पे फैलाया, जैसे कि वीविंग, पेपर मैसी, स्टोन कटिंग एट्सेट्रा। दिस वर टाउट टू द लोकल, और ये यहाँ के लोगों को भी सिखाया गया। द रिलीजन सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक रीजन। अब जो यहाँ पे रीजन बना वो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिला हुआ था। द कश्मीरी सेक्युलर आइडेंटिटी बिकम पॉपुलर, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम से लोग नहीं पहचाने जाते थे, बस उनको जैसे हम हिंदुस्तानी के नाम से फेमस पहचानते हैं हमें लोग, उसी तरह यहाँ पे कश्मीरियत से पहचान मिलती थी, एक आइडेंटिटी मिलती थी उन्हें, और ये धीरे धीरे पॉपुलर हो गया। मतलब सेक्युलर एक आइडेंटिटी मिलती थी कश्मीरियत कि वे कश्मीर में थे, कश्मीर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है रूलर सुल्तान सिकंदर 1389 to 1413 was a staunch Muslim। अब रूलर सुल्तान सिकंदर जो थे वो स्टंच मुस्लिम थे, मतलब कट्टर मुस्लिम थे। His son Jainul Abidin 1423 to 1474 became famous for religious tolerance, translation of classic into Arabic, Persian and Sanskrit like Mahabharat and Rashtrangani। जैनुल आबदीन के जो पिता थे वो कट्टर मुस्लिम थे, परंतु उसके जो बेटे थे जैनुल आबदीन वो एक सभी धर्मों को साथ में लेके चलते थे। उन्होंने बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया बहुत सारे लैंग्वेजेस में, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत में, जैसे कि महाभारत और राष्ट्रंगिनी को उन्होंने ट्रांसलेट किया। He encouraged crafts and construction of Hindu temples and Wooler Lake on the island
चाइना लैंग। उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी बनवाए और उन्होंने वुलर लेक की भी निर्माण किया। कहाँ पे किया? तो आइलैंड जैन लैंग में किया। ही बिकम फेमस एज द बुद्ध शाह, ग्रेट किंग ऑफ कश्मीर। और क्योंकि वो एक सेक्युलर राजा थे, वो धर्मनिरपेक्ष राजा होने के कारण वो एक ग्रेट किंग के रूप में उभर कर कश्मीर में सामने आते हैं। आफ्टर आबिदीन कश्मीर शॉ द रूल ऑफ चक्स एंड मुगल्स। बट आबिदीन के बाद कश्मीर में चक्स और मुगल्स का शासन हुआ। अकबर, अ टॉलरेंट रूलर, रिमूव जजिया ऑन हिंदूज एंड बिल्ड हरि प्रभात फोर्ट। उसके बाद अकबर ने वहाँ पे जजिया कर जो हिंदुओं में लगाया गया था उसे हटाया उन्होंने और एक प्रभात फोर्ट का निर्माण करवाया। इन 1753 अफगान ऑपरेशंस फोर्स कश्मीरी पंडित टू फ्ली फ्रॉम द कश्मीर। बट इन 1753 में अफगान ऑपरेशंस मतलब अफगान लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया वहाँ से भगाने के लिए। द सिक्स्थ रूलर रंजीत हेल्प द पंडित्स, डिफीटेड द अफगान्स एंड इंडेड द मुस्लिम रूल ऑफ अफगान्स इन 1819। पर 1819 में सिख रूलर रंजीत सिंह ने पंडित्स का हेल्प करते हैं और उन्हें अफ़गानों से सेव करते हैं। और कैसे सेव करते हैं? तो उन्होंने अफ़गान को हराकर मुस्लिम रूल को यहाँ से 1890 में भेजकर पंडितों को वो सेव करते हैं। इन 1846 द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इंडेड द सिख एम्पायर। बट सिख एम्पायर भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर से ही सिख एम्पायर का भी अंत हो जाता है। द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा किंग्स गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। और ब्रिटिश लोग जो है वो कश्मीर को डोगरा किंग्स और गुलाब सिंह ऑफ जम्मू के डोगरा किंग्स और गुलाब सिंह को बेच देते हैं। तो कितने में बेचते हैं? फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़। 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में उन ब्रिटिश लोग कश्मीर को बेच देते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम मिलेंगे अपने अगले क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सपोर्टिंग मी। दैट्स